स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ में यूपी के मन की बात इस कार्यक्रम का नाम। और इस तरीके के कई सारे कार्यक्रम, जैसा कि मैं अभी शुरुआत में बता रही थी, भारत 24 लगातार कराता है। इसका मकसद और उद्देश्य ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि हमारे साथ में मंच पर बैठे हुए हैं, उनका क्या कुछ जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो रहा है और किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ रही है, क्या कुछ नेतृत्व है और ग्राउंड पर क्या कुछ इंप्लीकेशन है और क्या जनता इससे खुश है और आगे क्या होने वाला है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पैनल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। करनी सेना के जिलाध्यक्ष संजय सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ साथ में असीजा जी भी मौजूद हैं। मिस्टर असीजा, सबसे पहला सवाल तो मेरा आप ही से रहेगा। आपकी चर्चाएं काफी ज्यादा हैं और आपके बारे में कहा जाता है कि काम ही पहचान है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, सार्वजनिक जीवन में काम करने का अवसर सबको मिलता है और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कभी कभी ईश्वर की कृपा से सहयोग करने वाली जो लाइन है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, सब एक दूसरे का साथ पकड़ते हैं तो काम अच्छा हो जाता है। कहीं कोई गलती होती है तो निजी रूप से मेरा अपना मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रयास कम होता है तो उस कारण काम 19 रह जाता होगा। आखिरी फैसला तो समाज का होता है। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है। इस बीच डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा, वरिष्ठ समाज सेवी फिरोजाबाद से हमारे साथ में मौजूद है। स्वागत है सर आपका। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके लिए कई सारी बातें कही जाती, किस तरीके से सोसाइटी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है, खासतौर पर बेटियों की शादी को लेकर। तो ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे हिम्मत मिलती है कार्य करने की। अभी 23 नवंबर को 106 बेटियों का विवाह किया। लगभग हमारे सभी कार्यक्रमों में विधायक जी आशीर्वाद देने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं और ये लगभग 15 से 20 वर्ष से हम लोग लगातार कार्य को करते चले आ रहे हैं। मन की ये इच्छा रहती है कि बेटियों को अभिशाप, आप सभी लोगों के सहयोग से इस कार्य को कर पा रहे हैं। आपका कार्य सराहनीय है। इस बीच शंकर सिंह भदौरिया जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष मैनपुरी से हमारे साथ में मौजूद हैं। मैनपुरी से जुड़ा सवाल आपसे करूंगी, लेकिन हाल ही में क्योंकि राजस्थान में गोगामेडी हत्याकांड हुआ, जिसके बारे में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और काफी दुखद घटना, उसके बारे में सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, हम सब लोग उस समाज का हिस्सा हैं जिसमें बहुत सारी संगठन काम करते हैं। उन्हीं में से एक संगठन है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनकी निर्मम हत्या जयपुर के अंदर कर दी गई थी और उसके उपरांत हमने देखा कि पूरे देश के अंदर उसका रोष प्रकट किया गया। ये पूरे समाज की और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के जो दुर्दांत अपराधी हैं और जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं और उनको उन्हीं के हिसाब से दंडित करवाया जाए और उसी के हिसाब से उनको सजा दिलवाई जाए। गोगामड़ी जी वो शख्सियत थे जो समाज के 36 कौमों के लिए काम करते, सर्व समाज के लिए हमेशा आगे आते थे। चाहे वो दलितों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जेएनयू के अंदर जब ब्राह्मण और बनियों के लिए आवाज़ उठाई गई थी तो सबसे पहले वही आगे आए थे। महिलाओं की बात हो तो महारानी पद्मावती के सम्मान की खातिर उन्होंने जो भी फेरबदल करवाए थे वो भी उन्होंने ही करवाए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान था और जो भी घटना हुई है उसके लिए पूरा देश उनके साथ रहा है। मैं उसके लिए पूरे देशवासियों को धन्यवाद करता हूं और मैं आग्रह करूंगा राजस्थान की सरकार से कि वो बहुत जल्द ही इसके ऊपर जो भी घटना घटी है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलवाया जाए और जो भी अपराधी हैं उनको दंडित करवाया जाए। बिल्कुल, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी क्योंकि लगातार जारी है। सवाल मेरे आपसे और रहेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि सुकेश यादव जी हमारे साथ में मौजूद है, चांसलर जेएस यूनिवर्सिटी, आपसे मेरा सवाल रहेगा सुकेश जी कि यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर होती है। तो आखिरकार किस तरीके से कार्य चल रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और क्या कुछ उद्देश्य के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं स्वयं एक प्रोफेसर रहा हूँ और प्रिंसिपल हूँ वर्तमान समय में भी भदावर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाह में। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था छोटे लेवल से 2003 से और वही कॉलेज 2007 में इंजीनियरिंग कॉलेज बना और 2015 में विश्वविद्यालय बना और वर्तमान समय में एक विश्वविद्यालय अग्रवन हेरिटेज आगरा में भी बना है। विधायक जी हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हम विधायक जी का बहुत सम्मान करते हैं कि इस सरकार में भी आप लोगों की मदद से और दूसरा विश्वविद्यालय आगरा में स्थापित हुआ है। हम लोग लगे रहते हैं। जेएस विश्वविद्यालय तो अब काफ़ी पुराना हो गया
और मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के समस्त राज्यों के 2-2 4-4 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं हॉस्टल में रह करके, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में वहाँ से प्लेसमेंट भी हो रहे हैं। तो धीमे धीमे हम लोगों ने इस काम को शुरू किया और वहाँ से जो इनकम हुई उसी में लगाते रहे। हमने अपने कामों में उस इनकम को नहीं लिया। उसी का परिणाम है कि आज वो सारे बट वृक्ष फल फूल कर बड़े हो रहे हैं। जेएस विश्वविद्यालय में तो वर्तमान समय में मैं समझता हूँ कि 15,000 से भी अधिक छात्र छात्राएँ अध्ययन कर रहे हैं। जी, और इसी के साथ मेरा अगला सवाल रहेगा मिस्टर मनीष असीजा जी से। असीजा जी, आपके ऊपर अगर मैं बात करूं, फिरोजाबाद की जनता काफी प्यार लुटाती आई है। एक जब हम सामाजिक तौर पर देखते हैं तो एक वोट बैंक, मतलब आप सिंधी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ पर वोट बैंक उनका उतना नहीं है, बावजूद इसके प्यार काफी ज्यादा आपको मिला है और इसी कारणवश आप आज भी यहाँ पर कायम हैं। क्या कुछ कारण? तो मैं पंजाबी खत्री समाज से हूँ, तो लेकिन पंजाबी, सिंधी, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर सब लोग हैं तो इस देश के नागरिक। लेकिन जाति को मेरे आजकल ऊपर- बहुत ज्यादा मानने की मान्यता चल पड़ी है। मैं इस बात के लिए सुबह शाम अपने ऊपर मन में ये बहुत कृतज्ञता रखता हूँ, क्योंकि जाति को आधार बनाकर, क्षेत्र को आधार बनाकर, वर्ग को आधार बनाकर और धर्म को आधार बनाकर राजनीति को कई बार आगे बढ़ाया जाता है। अब गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये तो फिरोजाबाद की देवतुल्य जनता को क्रेडिट है, ये उनकी सूझबूझ है, ये उनकी कृपा है कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, जिसके अगर इस सेगमेंट में मुझे रखा जाए तो 500,000 वोट होगा, लेकिन दूसरे सेगमेंट पे देखा जाए तो मुझे 5 चुनाव उन फिरोजाबाद के सभी देवतुल्य नागरिकों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया। तो ये बात लोकतांत्रिक पद्धति की शक्ति को प्रदर्शित करती है। मैं तो इसका बहुत तिनका भर मोहरा हूँ। मुझे प्रतीक बनाकर, मान लीजिए अगर इस क्षेत्र के जनसामान्य मतदाताओं ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो शायद इसीलिए किया होगा कि जो सब जगह चुनाव से पहले अचानक से, बेहद अचानक से जाति को आगे कर कर, क्षेत्र को आगे रखकर, वर्गवाद कम्युनिस्ट पहले कराते थे, एकदम से नैरेटिव बदलने का काम होता है। तो उसको शायद फिरोजाबाद के लोगों ने, और बहुत सारी जगह ऐसा है, उदाहरण तो बहुत हैं। मैं तो बहुत अपने आप को ऋणी मानता हूँ, और मैं तो कभी जीवन में ऋण नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा मंच है तो आपके मंच के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक बुद्धि, शक्ति, विवेक रहेगी तो इस ऋण को चुकाने का प्रयास तो करूँगा। ये मुझे मालूम है कि मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकता, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से, सदाशयता से, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति करता रहूं। यही मैं ईश्वर से भी चाहता हूं और यही मैं समाज से भी चाहता हूं कि मुझ पर इतना ऐसा मार्गदर्शन बनाए रखें। बाकी तो जो परिणाम है वो मेरे हाथ के नहीं है, ये क्रेडिट तो सब फिरोजाबाद के लोगों को है। और हमारी भी यही दुआ रहेगी कि आप इसी तरीके से काम करते रहे और फिरोजाबाद को आगे लेके जाते रहे। इस बीच क्योंकि डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा वरिष्ठ समाज से भी हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर राधेश्याम जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने जिक्र कर लिया, कई सारे कंट्रीब्यूशन आपके सोसाइटी में रहे, अब आगे क्या कुछ करने के बारे में आपने सोचा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, नरेंद्र प्रकाश जी जैन हमारे यहाँ जैन समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, कहूँ राग रंग तो कहूँ रोवा राट मची है, आहा रे मानव तेरी मत को देख, जित देख तित आहाकार मची है। इस भागम भाग और आफा दाफी की ज़िंदगी में लोग पता नहीं कहाँ और किस किस सीढ़ियों तक चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
मेरी व्यक्तिगत लाइफ में भी कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव आए रहे, और ज़्यादातर मेरा बैठना जो है मेरे दूनी उम्र की लोगों के साथ रहा है। जहाँ मैं अपने आप को 45-50 वर्ष का महसूस करता हूँ, तो 90-100 साल के लोगों के बीच में उठना बैठना रहा। वही मानसिकता, वही मन दिल में रहा। आगे जो करने का है, मेरा प्रयास है कि मैं अपना एक ब्लड बैंक की स्थापना करूं, जिसमें मेरे पास 300-400 यूनिट मेरे ग्रुप के लोगों के हैं। जहां भी, वैसे तो मैं अलाउंस भी कर देता हूं, जिन बेटियों के विवाह किए हैं उनसे मैं अपने मंच से अलाउंस करता हूं कि किसी भी बेटी को जो मेरे यहाँ से विवाह होकर गया है, अगर उससे कोई तकलीफ़ महसूस होती है, कभी भी ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी हॉस्पिटल में आवश्यकता होती है, इस व्यवसाय से क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी भी उन्हें किसी भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है तो वो ब्लड की हम लोग अपनी तरफ से अभी कोशिश करके डोनर को बुलाते हैं, तब उपलब्ध कराते हैं। मेरे मन का मानना यह है कि हम एक ब्लड बैंक की स्थापना करें, और इसमें मैं माननीय विधायक जी का बहुत सहयोग चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा कि इसमें हम लोग कामयाब हो जाएं। और मुझे लगता है इन्हीं छोटे छोटे कदमों की वजह से लगातार हम कहते हैं कि भारत बढ़ रहा है और उभर भी रहा है, और आप जैसे लोगों का इसमें एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। इसी के साथ में, क्योंकि करनी सेना के जिलाध्यक्ष संजय सिंह भी हमारे साथ में मौजूद है। भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि मैनपुरी की जब हम बात करते हैं तो विकास और उद्यम क्षेत्र में मौजूदा स्थिति में मैनपुरी को आप किस स्थान पर देखते हैं? देखिए, मैनपुरी को मैं इस समय उद्योगों की स्थिति से देखूं और विकास की स्थिति से देखूं तो ये पिछड़े जनपदों में से ही एक है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं है। आज भी हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो रोज़गार के लिए उनको दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटीज़ होती वहाँ जाना पड़ रहा है। उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों के अंदर मैनपुरी के अंदर, चाहे वो 4 लेन्स की व्यवस्था की गई हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे वहाँ से निकला हो, या वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो वहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। मैं अब आज की डेट में ये कह सकता हूँ कि मैनपुरी तैयार है नए इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए। वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे चावल की बहुत अच्छी उपज होती है, मूंगफली की बहुत अच्छी उपज है, लहसुन के लिए मैनपुरी विख्यात है। तो मैं जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी मुझे इस मंच के माध्यम से देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम फ्री स्टेट हो गया है। जो कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, जहाँ हमारा कंपेरिजन बिहार से किया जाता था, तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में। तो मैनपुरी तैयार है आप लोगों के, सब लोगों के सहयोग से, और जो सरकार ने काम किया है लास्ट लगभग 10 साल के अंदर, तो मैनपुरी तैयार है नई इंडस्ट्रीज़ का स्वागत करने के लिए। जो भी मेरी बात को सुन सकता है, और उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि वो आएँ और विकास पथ के इस मार्ग पर, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के मार्ग में मैनपुरी का जो भी योगदान बन सकता है, चीप रॉ मटेरियल और वहाँ पे सस्ती लेबर उपलब्ध है, आप लोग आएँ और उसका फ़ायदा उठाएँ। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा सुकेश यादव जी से रहेगा। चांसलर जेएस यूनिवर्सिटी से आप हैं, युवाओं के साथ में आपका इंटरेक्शन रोज रहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, युवा प्रधान देश का जिक्र हमेशा करते हैं। इस बीच नेप 2020 लाई गई, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। किस तरीके से आप इस पॉलिसी को देखते हैं और कैसे इम्प्लीकेशन इसका आपकी यूनिवर्सिटी के स्तर पर किया जा रहा है? ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको हमने तुरंत ही लागू कर दिया था, क्योंकि शासन की ये मंशा थी उत्तर प्रदेश सरकार की, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वहाँ पर पहले हमारी अपर मुख्य सचिव थी मोनिका एस गर्ग, तो उन्होंने शासनादेश जारी किए, उसके तहत ही इसको कर दिया। तो भारत सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बनी है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें कई प्रकार के उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया है, कि जिसमें मान लीजिए कोई भी साइंस फैकल्टी का छात्र है और वो अपनी साइंस के साथ साथ यदि उसका मन आता है कि हम ह्यूमैनिटीज़ के भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़ने की छूट दी गई है। वो इतिहास है, सोशल है, इकोनॉमिक्स है, इनमें भी वो कर सकता है। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है, जिसके आधार पर आदमी अपनी धारा के अतिरिक्त दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कर सकता है, और हमारे विश्वविद्यालय ने इसको समय रहते लागू कर दिया है, और हम ये प्रयास करते रहते हैं। अभी हमने पिछले 16 और 17 तारीख को इंटरनेशनल
सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें फिजिकल रूप से हम लोगों ने दुबई से, जापान से प्रोफेसर्स बुलाए थे और उनके माध्यम से अपने बच्चों को, टीचर्स को, सबको ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं दिलवाई। अच्छा सुकेश जी, एक और सवाल मेरा इसी कड़ी में रहेगा आपसे कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के साथ साथ में कई और चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। आपने एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, लेकिन कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक ओवरऑल जो ग्रूमिंग होती है स्टूडेंट्स की है, वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। सारी चीज़ों में देखते हैं, जितनी भी आप जो कहना चाह रहे हैं पाठ्येतर सहगामी क्रियाएँ हैं, जिसके साथ साथ छोटे छोटे इन्वॉल्वमेंट होते हैं एजुकेशन डिप्लोमास के, खेल की खेल जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अपनी जेएस यूनिवर्सिटी में भी सारी चीज़ें बना रखी हैं। हमारे पास आउटडोर स्टेडियम भी हैं और इंडोर स्टेडियम भी हैं, उनमें हम पूरा कार्यक्रम कराते हैं। और फरवरी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स होती है, जिसके द्वारा सारे छात्र जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसमें पूरा का पूरा किया जाता है। फरवरी में बड़े लंबे प्रोग्राम कराए जाते हैं, जिसमें अधिकांश और हर फैकल्टी के छात्र उसमें हिस्सा लेते हैं। और बहुआयामी प्रतिभा के निखार के लिए विश्वविद्यालय अपना पूरा योगदान करता है, पूरा काम करता है। आपका योगदान सराहनीय है, बिल्कुल। और इसी के साथ में असीजा जी से मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर। मिस्टर असीजा, आप तमाम पदभार संभालते हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, इसके बावजूद आप एक आम व्यक्ति की तरह बाइक पर घूमते हुए नजर आते हैं और लोग इसकी चर्चा बहुत करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसको या तो आप ट्रिक समझ लीजिए कि कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिवार्ड है, या इसको आप अगर ट्रिक नहीं माने, वैसे ये ट्रिक है भी नहीं। देखिए, मैंने जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तो जिन लोगों से मैंने काम करना सीखा, तो क्या होता है कि सूर्य का जब उदय होता है तो रोज शाम को वो अस्ताचल में जब जाता है तो सबको एक बहुत क्लियर मैसेज देता है कि सृष्टि में सूर्य से अधिक कोई तेजस्वी नहीं है। तो इतना तेजस्वी भी शांतता से, बड़ी शालीनता के साथ संध्या को अपने ढलता है। तो जब जो आदमी जैसा होता है उसको वो स्थिति 100% नहीं अवेल कर सकता है। तो जब मैं पहली बार चुनाव जीता था, उससे पहले मैं स्कूटर पे चलता था। चुनाव जीतने के बाद अचानक से परिस्थितियां बदल गई, सरकारी जीप मिल गई, तो मुझे 2-3-4 महीने में समझ में आ गया कि ये जीप मुझे नहीं मिली है, वो हमारी को जो पद है उसको मिली है। और फिर ये भी समझ में आ गया कि ये पद पहले इनके पास भी था, उनके पास भी था, तो सामान्य रहने में सुविधा भी है। अभी क्या है कि मेरे पास गाड़ी भी है, मैं आगरा तो नहीं जाता 2 व्हीकल से, लेकिन मैं सामान्य सहज बात बता रहा हूँ कि फिरोजाबाद जैसी बनावट का कोई भी शहर हो तो वहाँ तो मोटरसाइकिल या स्कूटर सबसे मुफीद है। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो अभी माननीय राज्यसभा सांसद है, वो गोरखपुर में स्कूटी पर चलते थे। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो हमारे कई बार मंत्री रहे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी हमारे माननीय राज्यसभा के वो हैं सदस्य हैं, वो भी स्कूटर पे चलते हैं। रामबाबू हरीश जी माननीय मंत्री थे आगरा में, वो स्कूटर पे चलते थे। तो आप स्कूटर पे चलने वाले को अच्छा मत मानिए, ये उसी की सुविधा के लिए वो करता है, बाकी तो ये बहुत सामान्य प्रैक्टिस है। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में झिझक लगती होगी किसी को, वरना आप जितना सामान्य रहेंगे। शेक्सपियर के नाटक का एक उदाहरण है कम टू द लेवल। आप जिस समाज, जिस परिस्थितियों में अपना रहना, उठना, बैठना, बोलना, चालना बनाते हैं, अगर आप उसी के स्तर पर रहेंगे, जिसको हम लोगों में जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है, ज़्यादा आसान है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, किसी ने आपको कुछ बता ही रखा है मेरे बारे में ऐसा। ये आपका बड़प्पन है कि आप इसे सामान्य बात बता रहे हैं, नहीं तो लोग अक्सर इस पद के लिए पहुंचने के लिए तमाम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उसका बेनिफिट भी बाकायदा उठाते हैं। लेकिन ये आपका बड़प्पन है और इसी के साथ मैं तालियां चाहूंगी लोगों को बजाने के लिए। और क्योंकि हमारे साथ में शंकर सिंह भदौरिया जी भी मौजूद हैं,
आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो कई सारे काम आपने किए हैं, जिसमें से सेना में अपनी सेवा देना एक अहम काम था। जब सेना में आप जाते हैं तो एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ जाता है। उस डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो आप मैनपुरी के विकास में और तमाम जो विकास की चीज़ें की जा रही हैं उसमें कैसे इम्प्लीकेट करते हुए देखते हैं, और वो सेना का एक्सपीरियंस किस तरीके से आपके इस वक्त काम आता है? देखिए, अनुशासन तो जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वो सैन्य बल हो, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो हमारे जीवन में जीने की कला हो। इवन हम अब परिवार में रहते हैं तो परिवार में भी अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम अपने बच्चों से भी कहते हैं कि अनुशासन में रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सुकेश जी, उनको पूछिए विद्यालयों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाई जाती है? अनुशासन। अगर जहाँ पे अनुशासन होगा वहीं पे विकास होगा, जहाँ पे अनुशासन होगा वहीं पे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा, जहाँ पे अनुशासन होगा वहीं पे आप देखिए जीवन के हर पहलू में, चाहे वो हमारा जीवन जीने की कला हेल्थ हो सकती है, वो हमारी वेल्थ हो सकती है, कुछ भी हो, जहाँ पे अनुशासन होगा समृद्धि वहीं पर आएगी। सेना में कार्य करने से पूरा जीवन चेंज हो जाता है। जब चाहे वो कोई भी सैन्य बल हो, कोई भी सर्विस हो, जो भी विशेष तौर पे फोर्स से संबंधित हो, तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल एक छोटे रॉ मटेरियल की तरीके से जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों को तैयार किया जाता है ताकि हम अपने पद के हिसाब से वहाँ पे काम कर सकें, आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार कर सकें और उन चैलेंजेस को स्वीकार करते करते अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलाव लेके आती हैं। जब हम वहाँ से लौट कर आते हैं तो हम देखते हैं कि हम समाज का एक हिस्सा हैं। जब हम समाज के उस हिस्से में अनुशासन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो लगता है कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारे समाज का, हमारी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हों, सामाजिक व्यवस्थाएं हों, चाहे वो हमारे कोई भी पहलू हो जीवन के, हर जगह पे ये अनुशासन काम आता है। और मैनपुरी के विकास के लिए बात करूं तो मैं युवाओं में अनुशासन का जो होना चाहिए वो अब धीमे धीमे आ रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता था। कानून व्यवस्था के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। धीमे धीमे इन चीज़ों को देखते हुए गुंडागर्दी कम हुई है, तो युवाओं को भी जो उनके रोल मॉडल्स थे, जब उनके रोल मॉडल्स कौन हुआ करते थे, पहले माफिया टाइप के लोग उनके रोल मॉडल्स होते थे, वो रोल मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। उनका मन जो है वो चेंज हो रहा है, उनका मन नए नए आइडल चुनना है जो विकास के लिए अग्रसर हैं। वो चाहे हमारे नेता हों, चाहे वो हमारे यहाँ पर अभिनेता हों, चाहे वो हमारे यहाँ पे काम करने वाले युवा उद्यमी हों, उनको वो अपना मॉडल मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा है और अगर अनुशासन रहेगा तो ये बदलाव पूरे प्रदेश में और देश के लिए बहुत ज़्यादा सही सिद्ध होगा। अनुशासन बेहद जरूरी है, भदौरिया जी ने बताया। और सुकेश जी से इसी से संबंधित सवाल मैं करूंगी, क्योंकि एजुकेशन हुई या फिर डिसिप्लिन हुआ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिसिप्लिन को स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्लीकेट करने के लिए क्या कुछ आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय में तो डिसिप्लिन के लिए कमेटियाँ बनी होती हैं फैकल्टी वाइज, और एक विश्वविद्यालय स्तर पर चीफ प्रोक्टर होता है, वो सारी चीज़ों को देखता है, तो वहाँ तो एक सेट है। लेकिन जो भदौरिया जी बता रहे थे, जो आप पूछना चाह रही हैं, ये वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा योगदान है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो सर्वथा नियम है, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि उनको भय समाप्त हो जाता है तो निर्भीकता से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने व्यापार को चलाते हैं। तो वर्तमान सरकार का ये बड़ा योगदान है पिछली सरकारों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से, कि लॉ एंड ऑर्डर में राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम है। जो इन्होंने बताया वो वास्तविकता है। इसी के साथ जो विकास होता है वो भी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। समय परिवर्तनशील होता है। विधायक जी ने बहुत लंबा समय देखा है, मैंने भी अपना बचपन देखा है। हम जब पढ़ा करते थे तो पट्टी पे पढ़ा करते थे, लेकिन आजकल पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और आगे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अनुशासन के रहते, चाहे वो परिवार का अनुशासन हो, समाज का अनुशासन हो और आगे जा कर के शहर का अनुशासन हो, अनुशासन रहता है तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें ठीक प्रकार से संपन्न हो जाती हैं। तो विश्वविद्यालय स्तर पर तो अनुशासन जो है बनाया हुआ पहले से उसी प्रकार से चलता है, प्रोक्टर्स लोग देखते हैं। तो समाज का अनुशासन और आगे चल कर के शहर का अनुशासन, ये कानून व्यवस्था पर रहता है। हमारे पुलिस के मित्र भाई बैठे हुए हैं सारे लोग, इनके ऊपर सारी चीज़ें आती हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, तो जब अपनी पूरी शक्ति से अनुशासन को पालन करते हैं और रखते भी हैं, जैसा कि दिख रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इसी के साथ में असीजा जी से मैं सवाल करूंगी। आप विधायक हैं यहाँ पर, और जब हम काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे वो 5 कार्य होंगे जो आपने यहाँ पर किए जिसकी वजह से आपको खुद को लगा कि ये ज़रूरी थे और बदलाव हुआ है, और कौन से ऐसे वो 5 कार्य होंगे आने वाले समय में जो कि आप चाहोगे कि ये हो और इससे और भी ज़्यादा विकास हो? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब समाज गतिशील होता है तो समय समय पर उसकी ज़रूरतें बदलती रहती हैं। तो बहुत शुरुआती समय में जब मेरा पहला नगर पालिका में कार्यकाल था तो यहाँ वाटर लॉगिंग की बहुत समस्या थी। नाले वगैरह पे मकान बने हुए थे, सफाई वगैरह करते थे। तो यहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब थे मुस्लिम क्षेत्र के, तो वो मुझे देखते थे, सारी सारी रात हो जाती थी। हमारे सब साथी भी थे, अकेला तो मैं होता नहीं था, सब थे। तो मुझसे कहते थे, असीजा साहब ये आप लगे हुए हो, आगे कैसे होगा? तो मैं कहता था साहब अभी तो यही हो जाने दीजिए। तो उसका परिणाम अच्छा आया। तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने अगली बार मुझको अपने मकान जो 70-80 साल पुराने थे वो दे दिए। उनको हम लोगों ने तुड़वाया, पक्के नाले बनाए। उस समय की ज़रूरतों में एक चीज़ थी, फिरोजाबाद में चिकित्सीय सुविधाओं का एक अभाव था। तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कराकर मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कराने की स्कीम चली। उसमें फंड भी बड़ा सेट था, 189 करोड़। उस समय आगरा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे श्री अजय अग्रवाल जी। तो मेरा उनसे मरीजों के सिलसिले में रोज कहना सुनना होता था। तो उन्होंने मुझे सलाह दी। तो उस समय माननीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री जी थे। तो उनके नेतृत्व में यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुला वो भी हमारे यहाँ पर एक बहुत ज़रूरत के हिसाब से। पानी की समस्या से मेरा शुरू से रूबरू रहा। जब मैं नगर पालिका में पहले वर्ष में आया तो यहाँ पानी का निजी क्षेत्र में काम था। लोगों ने चंदा लेकर समरसेबल लगा रखे थे, पानी की टंकियाँ बनवाई, ट्यूबवेल लगवाए। ये सब जनता के ही पैसे से, क्योंकि किसी नेता की जेब से कोई पैसा नहीं लगता, ये तो पब्लिक का ही पैसा है। उस समय श्री वीके शर्मा थे। तब मेरे बाल इतने सफ़ेद नहीं थे, उनके बाल ऐसे ही थे, मुझे अभी तक याद है। जल निगम में थे, उनकी डेथ हो गई। वो 2009 की बात है। मुझसे ये बोले कि असीजा जी कब तक आप ये करोगे? तो उन्होंने मुझे एक राय दी कि यहाँ लोअर गंगा कैनाल है जो 12 महीने चलती है, तो यहाँ पर नहर से अगर आप पानी ले लें तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो 2011 में वो प्रपोजल हमारा अस्वीकृत हो गया। 2012 में फिर मुझे मौका मिल गया। तो यहाँ पर जो गंगा जल है, सरफेस वाटर, वो भी एक बड़ा काम है। ऐसे ही अगर आपको मैं बताऊं तो आगरा से इटावा के बीच में जो NHI है, ये बीच में शहर में घनी आबादी के कारण बहुत एक्सीडेंट होते थे यहाँ। तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। मुझे क्या, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को होती थी। तो मैं बहुत इस बात के प्रयास में रहता था कि यहाँ एक बाईपास निकल आए। तो 2016 में माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में जरौली से मक्खनपुर का ये 20 किलोमीटर का 6 लेन एलिवेटेड बाईपास जो निकला, ये भी मैं समझता हूँ कि इससे बहुत हमारे शहर को एक तरीके से बहुत मदद मिली। हमारे यहाँ चूँकि शहर बहुत पुराना है तो 2 क्षेत्र में बटा हुआ, लाइन पार। तो यहाँ पर ROB नहीं थे, रेलवे के ओवरब्रिज। तो लेबर कॉलोनी और आसफाबाद का जो पुल है, इसमें भी बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि लोगों के घर टूट रहे थे इसमें। आप यकीन माने कि कहीं कोई नोटिस नहीं हुए, कहीं कोई एक्विजिशन नहीं हुआ, कहीं कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। तो ये पुल वगैरह जो बन गए, इससे हमें बहुत लाभ मिला। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लगातार
जनता के सहयोग से होते रहे। बीच में कोरोना के टाइम में एक बार यहाँ सब मनरेगा के श्रमिक भाइयों की कृपा से, उनकी मेहनत से, और यहाँ अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया। 110 किलोमीटर लंबी सिरसा नदी और 70 किलोमीटर लंबी सेंगर नदी ये बिल्कुल साफ हुई। इससे भूगर्भ जल की स्थिति अच्छी बनी। आने वाले समय में मुझको जो है ना, यहाँ एक जो हमारी बूढ़ा नहर है जिसको सुखेश यादव जी भी जानते हैं, उस नहर की बड़ी कैपेसिटी है, उसको मैं बढ़वा रहा हूँ। उससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अभी कैंसर के हॉस्पिटल की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है सरकारी क्षेत्र में, उसके लिए भी हम सब लोग लगे हुए हैं कि उसका भी परिणाम आ जाए। एक 132 किलोवाट का जो है 132 केवीए क्षमता का सब स्टेशन, क्योंकि शहर में कई सब स्टेशन भी बने हैं। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा उतना यहाँ के उद्योगों को भी गतिशीलता मिलेगी, क्योंकि TTZ के कारण से यहाँ पर खास किस्म के ईंधन के प्रयोग पर प्रतिबंध है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में लोगों ने बहुत काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र को और विस्तार मिले। आलू के किसानों के लिए बहुत विशेष यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये हमने सरकार के सामने, जो हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, ODOP योजना में जैसे कांच को लिया है, तो कृषि क्षेत्र के भी आलू को ODOP में पार्ट 2 में अगर लिया जाए तो उसके लिए भी आलू के संवर्धन, संरक्षण, उसके क्वालिटी बीज की उसको और बढ़ाना, उसके प्रोडक्ट्स को, जैसे चिप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ बने, ऐसा भी हम सबके ध्यान में है। तो ये तो निरंतर एक क्रिया प्रक्रिया है। मन में तो बहुत आता है कि ये जो मेट्रो है, अगर हम लोग देखें तो कुबेरपुर तक आई हुई है। इसके बीच में अगर पिलर खड़े हो जाएं तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है कि आने वाले समय में ये वाया फिरोजाबाद से होती हुई दबरई से आगे बढ़े। उसके लिए भी कुछ राइडर्स है। जिन जगहों पर 10 लाख से कम की आबादी है, अभी उधर मेट्रो प्रोजेक्ट को लागू करने की एक बंदिश है। पता भी नहीं लगता है, कब पता नहीं लगेगा कि आपके फिरोजाबाद की आबादी 10 लाख हो जाएगी। तो मेरे को तो लगता है कि ये डिवाइडर के बीच में खंभे लगे होंगे। काम करने वाले बहुत लोग हैं, हम नहीं हैं तो आप हैं, आप नहीं हैं तो कोई और है। काम लगातार चलते रहे, ऐसा मन में रहता है। तो ये छोटी बड़ी जो बातें दिमाग में थी, मैंने आपको शेयर करी। काम लगातार चलते रहे, यही एक विजन होता है जो कि आपको एक मिशन के तहत काम करने के लिए प्रेरित करता है, और वो विजन, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है फिरोजाबाद की जनता के लिए। क्योंकि आगे पैनल में हमारे साथ डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी लगातार बने हुए हैं। समाज सेवा की आप काम करते आए हैं, उस बीच एक इतिहास रहा होता है, एक व्यक्ति की प्रेरणा होती है हमेशा से। कहाँ से ये प्रेरणा आई और कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की, और क्या वो ऑब्जेक्टिव था जो आपके माइंड में सबसे पहले आया जब आपने पहला समाज सेवा का काम किया था और इस फील्ड में आप आते हैं? सामूहिक विवाह योजना जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई सरकार के द्वारा। ये अभी गत 5 से 10 वर्षों में हुई है। हमारे मौसाजी थे शीतल सिंह कुशवाहा जी, जो 30 वर्ष पहले से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को यहाँ फिरोजाबाद में करते थे। हम लोग साल में एक बार फिरोजाबाद करते थे और साल में एक बार आगरा में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया करते थे। उस समय की जो स्थिति थी, हम लोग 5 जोड़े करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, घर घर जाना पड़ता था, लोगों को ये समझाना पड़ता था कि सामूहिक विवाह से ये लाभ होते हैं। लेकिन आज लोगों का रुझान सामूहिक विवाह की तरफ बढ़ा है, और जो पैसा वो लोग फिजूल में खर्च करते थे सामूहिक विवाह में लोगों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, तो वो पैसा बचाकर वो लोग पढ़ाई में, बच्चों के स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। तो लगभग 20 से 25 वर्ष पहले से मैं इस कार्य से जुड़ा हूँ। उस समय एंकरिंग किया करता था उस मंच पर, और धीमे धीमे जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो उन्होंने ये सारी जिम्मेदारियाँ मुझे दी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ फिरोजाबाद में एक उद्योगपति रहे बालकिशन गुप्त जी,
जिनके साथ लगातार मेरा बैठना उठना होता था, उनका जो ज़मीन है वो उन्होंने मुझे दी एज ए बारिश की तरह से। बोला आप जब तक इस कार्यक्रम को करेंगे इस ज़मीन पर करिए, इस गार्डन में करिए। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। उनका ये कहना था कि वो कार्य बताइए आप मुझे जो आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रशासनिक कार्य हो या कोई सरकारी कार्य है जो आपकी क्षमता से बाहर है। तो वो इतनी हिम्मत और ताकत वहाँ से मिली और लगातार तब से हम लोग सामूहिक विवाह का कार्य। बिल्कुल सराहनीय कदम है ये आपका। और इसी के साथ सुकेश यादव जी, चांसलर जेएस यूनिवर्सिटी, हमारे साथ में बने हुए हैं। एजुकेशन से संबंधित सवाल लगातार मैं आपसे कर रही हूँ। उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ हो गई या स्कूल्स हो गए, एजुकेशन के माध्यम से एक जॉब सीकर की बजाय एक जॉब क्रिएटर बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और पीएम भी यही चाहते हैं। किस तरीके से जॉब सीकर होने की बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को प्रेरित कर रहे हैं? इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार उस योजना के अंतर्गत भी स्किल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत बच्चे मिलते हैं। हमारा विश्वविद्यालय उसमें काम कर रहा है और अभी अभी हमको आज ही लेटर मिला है कि 240 बच्चे इस प्रकार के हमको मिलेंगे जिनकी फीस सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और वो स्किल डेवलपमेंट पे होंगे। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उस वजह से विभिन्न प्रकार के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो, इन सभी विधाओं के प्रोफेसर्स हैं हमारे पास। तो छोटे छोटे डिप्लोमा पाठ्यक्रम बच्चे पास करने के बाद वो छोटी मोटी फैक्ट्रियों में प्लेस्ड हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जेएस विश्वविद्यालय एक तो बहुत छोटी जगह पर है और हमने जो प्रेरणा ली, नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक कॉलेज यहीं फिरोजाबाद में था। मैं बीएड का प्रैक्टिकल लेने आया था तो मैंने वहाँ पर देखा कि बच्चे जो फीस दे देते हैं उसके बाद उन पर प्रैक्टिकल की फ़ीस उस ज़माने में 5,000 रुपये वसूली जा रही थी। तो वो 5,000 रुपये गार्जियन 2-4 मुझसे मिले कि सर फीस तो हम लोग दे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल की फ़ीस 5,000 रुपये देने का क्या मतलब। मैंने इन लोगों को कहा भी, लेकिन इसके बाद हमको प्रेरणा मिली कि हम भी कॉलेज बना सकते हैं और एडमिशन फीस लेने के बाद किसी भी प्रकार की वसूली छात्रों पर ना हो, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। क्यों गार्जियंस का ये कहना था कि एडमिशन पे तो हम ये तय कर लेते हैं कि उनको 25,000 30,000 जो भी फीस देनी है वो दे दें, लेकिन बाद में हम 5,000 कहाँ से देंगे। और माननीय विधायक जी, हम ये कहना चाहेंगे आपके सामने कि आज भी हमने उस नियम को पालन कर रखा है कि जैसे मान लीजिए हमने बीटेक में 40,000 फीस ले ली, उसके बाद पूरे साल बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई भी वसूली नहीं होगी। तो इस तरीके से सिकुआबा जैसे शहर में हम लोगों ने बीटेक हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ और अन्य प्रकार के छोटे डिप्लोमा हुए, एग्रीकल्चर के डिप्लोमा भी हम चलाते हैं, सैनिटरी के डिप्लोमा भी चलाते हैं। तो बहुत रोजगार परक डिप्लोमा होते हैं जिससे ये होता है कि बच्चे को 15,000 20,000 रुपये की सर्विस मिल जाती है, वो बेरोजगार नहीं रहता। ये चीज़ हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और आप देखिए कि सिकुआबाद में बीटेक हमारे यहाँ 40,000 में हो रही है और वही बीटेक नोएडा में 1.5 लाख रुपए में हो रही है। तो बच्चों को काफ़ी लाभ मिलता है, इसलिए हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर के बच्चे आकर के बीटेक एमटेक वगैरह करते हैं। आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये एक बड़ा कदम है जरूर, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट होना अगर आप कॉलेज में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आगे के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से अपना MOU साइन कर रखा है और भारत सरकार की जो है MSME की छोटी कंपनियां उनसे भी कर रखा है। इससे पॉलिटेक्निक और बीटेक के बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक के पैकेज पर चले जाते हैं। और बच्चे भी हमारे ऐसे हैं कि यदि उनको 3 लाख का भी मिल रहा है तो वो मना नहीं करते, चले जाते हैं। और हम लोग भी प्रेरणा देते हैं कि आप जाइए, काम शुरू करिए, जब आपका स्किल बढ़िया होगा तो निश्चित रूप से आपको अप करने का मौका मिलेगा और मिलता है। कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ 6-7 साल पहले 20,000 रुपये के पैकेज पे गए थे, उनको आज 70-80,000 रुपये मिल रहा है, दूसरी कंपनियों में स्विच कर गए। ये है।
सराहनीय कदम है आपका। और इस बीच भदौरिया जी लगातार हमारे साथ में, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी। मैनपुरी की अगर बात करें, क्योंकि आप मैनपुरी में अच्छा काम करते आए हैं, उस बीच आमतौर पर एक ऐसी बड़ी समस्या बताइए जिससे उद्यमियों को जूझना पड़ता है, और इस बीच इसके समाधान के लिए सरकार से क्या सुझाव आप उनको, सरकार को दे सकेंगे? मैनपुरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विकास तो किया गया है, लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी मैनपुरी जूझ रही है। जैसे कि अगर हम देखें कि वहाँ पे बाईपास की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, जिसकी वजह से जाम लग रहे हैं, और उन जाम की वजह से, जैसे कि असीजा जी ने बताया कि पहले एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते थे फिरोजाबाद में, तो उसी टाइप की समस्याओं की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ बीच में आ गई हैं, उन वहाँ पर जाम में उनके ट्रक्स फंसे रहते हैं और बहुत सारी अन्य प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो एक तो बाईपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इस जो बाईपास की बात प्रपोजल में है उसको प्लीज़ कंसिडर किया जाए और मैनपुरी की जनता को उससे निजात दिलाई जाए। दूसरा, इन्होंने वहाँ पे रोड्स तो बन गई हैं, लेकिन कहीं पे भी फ्लाईओवर की व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे कि हम अगर इटावा से आना चाहें तो नगला जुला के पास फ्लाईओवर नहीं है, और वहाँ पे कभी मालगाड़ी निकलती है, कभी पैसेंजर ट्रेन निकलती है, वो कुछ घंटों जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से भी उद्योग प्रभावित होते हैं। सेम कंडीशन भावा चौराहे पर है, और उसी टाइप से मिलती जुलती कंडीशन और भी 2-3 जगह पर है। तो फ्लाईओवर्स और बाईपास, ये एक चीज़ हो गई है। दूसरा, अभी जो अच्छा विकास हुआ है विद्युतीकरण की वजह से, कि लाइट का बहुत अच्छा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे उद्यमियों को मिल रही है। तो पहले क्या होता था, केवल जो वीआईपी डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, केवल वहीं तक लाइट चला करती थी 24 आवर्स। अब वो पूरे यूपी के अंदर 24 आवर्स लाइट का कंसेप्ट आ चुका है। तो उद्योगपति वहाँ पर आएंगे तो उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, और जो नई चीज़ें वहाँ पे लाने के लिए मैं कहना चाहूँगा, सुकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि वहाँ पर हमारे यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर वहाँ पे एजुकेशन फील्ड में कोई भी चीज़ अगर आती है नई, या कोई यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है, या कोई भी 10+2 अच्छे स्कूल्स आते हैं, चाहे वो DPS हो या माउंट लिटेरा हो या कोई भी अच्छे स्कूल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर कोई भी मैनपुरी के लिए उनका प्लान बने तो मैं उनका पर्सनली थैंकफुल रहूँगा, और भी जो भी कुछ वो वहाँ पे करें उसके लिए मैं हर आदमी का थैंकफुल रहूँगा जो भी मैनपुरी के विकास में योगदान करना चाहता है। अच्छा असीजा जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा, एक बड़ा अहम सवाल जो जब मैं फिरोजाबाद आ रही थी तब से मेरे दिमाग में था, वो था नाम बदलने को लेकर। नाम बदलने की जो प्रथा है वो बड़ी चल रही है, हर जगह के नाम बदले जा रहे हैं। उस बीच फिरोजाबाद के लिए भी ये कहा गया कि नाम बदलने की श्रृंखला में आपके जनपद का नाम बदलने की चर्चा बहुत है, और क्या कहना पसंद करेंगे आप अपने जनपद को, फिरोजाबाद, चंद्रनगर या फिर सुहाग नगरी? और नाम बदलने को लेकर आपका क्या सोचना है? सवाल कठिन है। तो ये सवाल के लिए मैं अपने मानस को 3 तरीके से तैयार करता हूँ। शासन और जन भावनाओं के अनुसार जो भी नाम हमारे नगर को दिया जाए वो सबको स्वीकार होना चाहिए। मैं इस पूरी प्रक्रिया में अपने इन विचारों को यहीं तक सीमित रखकर चाहता यही हूँ कि जो हमारा शहर है, ये नाम में क्या रखा है करके एक शेक्सपियर की भी एक कहावत है। यहाँ के लोग, यहाँ के उद्योग, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ के पर्यटन की, यहाँ के पर्यावरण की और यहाँ की सामाजिक ताने बाने की पुष्टता, उसकी तरफ मैं अपने को ज़्यादा खड़ा करके जो भी हमारे इस शहर का जो प्राचीन शहर है, जिसकी प्राचीनता चंद्रनगर से शुरू होती है, जिसकी तात्कालिक पहचान सुहागनगरी के रूप में होती है और जो परंपरागत रूप से फिरोजाबाद के रूप में जाना जाता है, तो ये इस हिस्से से हटकर इसके बाकी हिस्से में मेरा मन है कि उसमें मैं अपनी योगदान को दूं और इसमें से जो भी नाम हमारी शासन की व्यवस्था और सामाजिक मानस इसको स्वीकार करेगा तो उसमें सहज बात है।
क्योंकि मैं व्यक्तिगत अपना उसमें क्या मैंडेट दूं क्या नहीं दूं, से बहुत मुझे लगता है कि जरूरी नहीं लगता मुझे। अच्छा, जब हम यूपी की बात करते हैं तो हो गई नाम बदलने की बात। यूपी की बात करते हैं तो एक अहम रोल यूपी निभाता है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तो हो गए। यूपी का 80 सीटों का कंट्रीब्यूशन एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और 2047 का लक्ष्य, 2027 का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते हैं, वो 2024 से होता हुआ गुजरता है। उस बीच क्या कुछ लगता है आपको, कैसा नेतृत्व और क्या बीजेपी उन सभी पैमानों पर खरी उतरने वाली है? देखिए, चाहे तो जन सामान्य की अवधारणा ले लीजिए, शेष भारत के नागरिकों की धारणा ले लीजिए, अथवा सांख्यिकी के आंकड़ों को ले लीजिए, पत्रकारिता के एनालिसिस को ले लीजिए, यूपी ने अपनी जो एक कन्वेंशनल यूपी के बारे में छवि थी उसको तोड़ा नहीं है, उसको तार तार कर दिया है। और ये केवल इसलिए नहीं करा कि मैं मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ तो मेरा तो धर्म है अपनी पार्टी की तारीफ करूँगा, अपने नेतृत्व की तारीफ करूँगा, लेकिन मैं तारीफ ना भी करूँ मान लीजिए तो उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा गरीबों को आवास दिए। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे अधिक जो हमारे राशन का वितरण है सबसे ज़्यादा पात्र नागरिकों को लाभ दिया। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे अधिक किसान सम्मान निधि के किसानों को लाभ दिया। उत्तर प्रदेश ही एक राज्य है जिसने के गेहूं में और गन्ने के उत्पादन में भारत में सबसे ऊपर नाम अपना रखा। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने की और मेडिकल की सीटें आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश ही वह राज्य, मतलब किसी भी पैरामीटर्स पे देख लीजिए, सर्विस सेक्टर में ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लीजिए, निवेश के आकर्षण में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत जकड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ था। मैं इन बातों में नहीं पड़ता कि क्यों जकड़ा हुआ था, लेकिन माननीय योगी जी ने कमाल किया है। इसी सदन में बैठकर हमने न जाने कितनी बातें, जो बातें हमने सपने की तरह सोची थी, आपको मैं बताता हूँ। ये उत्तर प्रदेश ने, पूरे केंद्र सरकार की योजना थी कि पूरे भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, मैं आपको वो सारी बातें बता रहा हूँ, एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा हैं, वो सब चीज़ें तो ऐसी हैं, फ्लैगशिप है। असंगठित क्षेत्र का मजदूर माने आपके घर में काम करने वाली कोई बहन बेटी, आपके घर कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, आपके घर में कोई सफाई करने वाला, कोई पेंट करने वाला, कोई माली। इस क्षेत्र में सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड जारी करना, सबसे अधिक सुविधाएं देना, सबसे ज़्यादा भारत में आयुष्मान कार्डों के वितरण का एक पूरा मंच बनाकर उस अचीवमेंट को करना, और अभी रुकना नहीं। यानी ये सब कुछ जो हो गया, ये कोई तारीफ नहीं है, ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं है। माननीय योगी जी के शब्दों में अगर मैं दोहराऊं तो ये तो हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी गतिशीलता है जो अनवरत चलती रहेगी, चरैवती रहेगी। तो यूपी ने जो इतना नैरेटिव चेंज किया है उसका राजनीतिक रूप से आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के नागरिक माननीय योगी जी के नेतृत्व को देते हैं। और जैसा आपने खुद कहा कि केंद्र के चुनावों में जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं वो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के मूल आधार की योजनाओं में और माननीय योगी जी के कृत संकल्पित दृढ़ निश्चित नेतृत्व के कारण जो परिणामदायी बनी है, तो आप यकीन माने 2024 भी 2014 का और 2019 का इतिहास दोहराने वाला है। और ये मैं जानता हूँ कि आप सब भी अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि 2024 में जब माननीय मोदी जी एक बार फिर इस देश का नेतृत्व करेंगे तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीटें योगदान के रूप में दिल्ली को मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो बात योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कहते हैं, आपका भी यही कहना है? जी।
और इसी के साथ में क्योंकि शंकर सिंह भदौरिया जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, भदौरिया जी अभी सबसे पहले मैंने आपसे जो सवाल किया था वो था गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ा हुआ, और हम उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस, क्योंकि हमारे सामने सारे बैठे हुए हैं अधिकारी लोग, तो इस बीच लॉ एंड ऑर्डर काफी सुधरा है, काफी जो डेटा है वो भी ये दर्शाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती, गॉड फॉरबिड्स, तो स्थिति कुछ और होती या हुई ही ना होती? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटना आज के टाइम पे कल्पना करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाने में हमारे पुलिस बल के जो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है तो उसमें आप सब लोगों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। हमारा पुलिस बल इसी निर्भीकता से, अच्छे कामों को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है जनता के मन में आपके प्रति सम्मान होना चाहिए, और वो सम्मान आप लोग अपने एक्ट से अर्न करते हैं। तो गरीब जनता का ध्यान रखते हुए और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करते हुए जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मुझे इस तरीके की घटना की यहाँ पे कल्पना नहीं की जा सकती है। और अगर यदि हो गई होती, आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पुट किया है, अगर हो गई होती तो बाबा जी का बुलडोजर बिल्कुल फेमस है, चाहे कहीं भी चले जाओ, यहाँ से लेकर किसी भी दूसरे भी स्टेट में हमेशा उसी एक्शन की डिमांड की जाती है, और वो इतना हार्ड एक्शन है, तत्कालिक एक्शन होता है कि वो जनता को बहुत प्रिय भी होता है। बाकी इस तरीके की घटना के लिए यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है आज की डेट में, और इस तरीके की घटना के लिए स्कोप नहीं है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधरा है हर मायनों में। अगर हम देखें, सुकेश यादव जी चांसलर जेएस यूनिवर्सिटी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुकेश जी, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, और महिलाओं की एजुकेशन को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से महिलाओं का योगदान देखते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, और कैसे प्रेरित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फीमेल कंट्रीब्यूशन है या जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आए? इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय, चाहे वो आगरा का हो चाहे शिकोहाबाद का हो, दोनों जगह हमने ये कर रखा है कि फीस के अभाव में कोई भी बेटी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ना छूट पाए। ये हमारी प्रेरणा है कि पहले तो विश्वविद्यालय डिमांड करता है फीस की, और यदि किसी पर फीस नहीं है तो फीस के अभाव में उसको प्रवेश से हम वंचित नहीं करते। तो इसी तरीके से जब बच्चियां हैं, निश्चित रूप से ये तो आप देखेंगे ही कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। जब लड़की शिक्षित होती है तो वो दो परिवारों को शिक्षा देती है आगे चल करके। तो इसलिए हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है कि बच्चियों की एजुकेशन पर किसी भी प्रकार से कोई पैसे की वजह से वो वहाँ दिक्कत ना आ पाए, ये हमने पूरा ध्यान रखा है। जैसा कि आप अभी भदौरिया साहब भी कह रहे थे कि मैनपुरी में, हम तो उनकी बात का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी चीज़ें रहती हैं। भूमि की उपलब्धता सबसे मुख्य कारण बन जाता है। भूमि की उपलब्धता हो तो हमने तो पहले एक दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाया है एटा में, तो हम पहले उसको मैनपुरी में ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन भूमि की उपलब्धता न होने के कारण वो हमने मैनपुरी की जगह पर फिर एटा में बनाया। तो आप ये देखिएगा कि जिस प्रकार से सेकेंडरी एजुकेशन बर्बाद हुई हमारे उत्तर प्रदेश में, और उसी वजह से आजकल आप देख रहे हैं कि पब्लिक स्कूलों में सारी कक्षाएं चलती हैं और पब्लिक स्कूलों के बच्चों की सीबीएसई के बोर्ड के माध्यम से बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। ये बड़ा सराहनीय काम किया है। निजी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि हमारे जो इंटरमीडिएट कॉलेज, जो एडेड कॉलेज थे, वहाँ पढ़ाई का रुझान कम हुआ, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें वो इस प्रकार का सिलेबस है जो सीबीएसई के सिलेबस से ज़्यादा मैच करता है, और उस वजह से पब्लिक स्कूलों की ओर बच्चों का ज़्यादा रुझान रहा। तो पब्लिक स्कूलों ने हमारे शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है शहरी क्षेत्रों में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं किसी प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन्स एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से हमारा समाज भी आगे आया है। पहले तो अभी 20-30 साल पहले लड़कियों पर एजुकेशन में लोग खर्च नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें अलग हुई हैं।
मैं देख रहा हूँ कि गांव के लोग भी लड़कियों के पढ़ाने में अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो जहाँ तक के कमरा किराए का लेकर के या हॉस्टल की व्यवस्था करके लड़कियों को शहरों में पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, और लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत ढेर सारी लड़कियाँ, मैं सोच रहा हूँ 3 से 4 हज़ार लड़कियाँ पढ़ रही हैं वर्तमान समय में। तो विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रहा है बच्चियों को पढ़ने के लिए। आपने अपना कंट्रीब्यूशन बताया, और इसी के साथ में आपने समाज का जिक्र किया कि समाज भी आगे आ रहा है और बेटियों को बढ़ावा दे रहा है, पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर रहा है। और उसका एक एग्जाम्पल हमारे साथ में बैठे भी हुए हैं, हमारे साथ में डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा बैठे हुए, जिन्होंने आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों को एक अहम कदम उठाया है। उस बीच डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि सरकार से इसमें क्या योगदान की अपेक्षा आप करते हैं? हालांकि सरकार कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, वुमेन एम्पावरमेंट, चाहे वो उनका आरक्षण की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम अभियानों की बात हो, और तमाम सेवाओं की बात हो, लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कि सरकार को और देना चाहिए सोसाइटी में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, एक समाज सेवी के तौर पर, वो भी महिला से संबंधित समाज सेवी? देखिए, सरकार, जहाँ मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो सामूहिक विवाह की योजना सरकार चलाती है, जिसमें 51,000 रुपया उस गरीब परिवार को मिलता है। और जो लेबर कार्ड जिन लोगों के बने हुए होते हैं, वहाँ से भी पैसा सरकार उनको देती है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं इसमें बहुत जटिल कर दी गई हैं। एक तो जो लेबर कार्ड बना है वो 1 साल पूर्व का है, लगभग 15-20 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको पार करके उस धन को उस गरीब तक पहुंच पाता है। उन प्रक्रियाओं में अगर थोड़ी सुविधा हो जाए तो गरीब परिवार को उसको लाभ मिल सकता है। तो हम तो सरकार से बस यही निवेदन करेंगे, उन प्रक्रियाओं को थोड़ा सरल करें। दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि सरकार अभी मौजूद है, हमारे सरकार के विधायक जी भी हैं, कुछ चीज़ों में जो लाभ सीधे सीधे पात्र को मिलना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं शासनिक या प्रशासनिक प्रॉब्लम से आती हैं। जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो उसका लाभ ले लेते हैं, वो भाग दौड़ कर लेते हैं, वो तेज़ होते हैं, उनकी जुगाड़ें होती हैं, वो लोग व्यवस्था कर लेते हैं और लाभ मिल जाता है, जबकि उनको वास्तव में उन्हें आवश्यकता नहीं है। जिन्हें आवश्यकता है वो लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो हम तो यही चाहेंगे, विधायक जी के माध्यम से भी और सरकार से निवेदन करेंगे कि वो प्रक्रियाएं थोड़ी सरल की जाएं, और जो लाभ महिलाओं को मिलना है उसको जांच बहुत आसान कर दी जाए, और जांच के थ्रू ये देखा जाए ये पात्र है तो उसे इजी गोइंग वो धन या जो सुविधा जो मिलनी है वो मिले। ऐसी मैं निवेदन करूँगा। और इसके ऊपर विधायक जी का क्या जवाब रहेगा? ये राधेश्याम जी, आपने जो अपना अनुभव बताया है, मैं लगभग जो मूल रूप से काम करता हूँ यही काम करता हूँ। मेरा एक कार्यालय है, उसमें 10 बजे से रोज 2-3 बजे तक एक 8-9 बच्चे अत्यंत सामान्य पृष्ठभूमि के, और सामान्यतः इन्हीं मोहल्लों के, क्योंकि उनको वो जब काम करते हैं तो उनको पता होता है कि हमारा जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है वो किस परिस्थिति में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसमें वो 3-4 ही बातें हैं। अगर आय प्रमाण पत्र है तो तहसील से बनना है तो क्षेत्रीय लेखपाल की इसमें सबसे पहले रिपोर्ट है। श्रम विभाग से है तो जो हमारे विभिन्न क्षेत्र बटे हुए हैं उसमें इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में है तो उसमें नगर निगम के जो कर निर्धारण अधिकारी वो इसके नोडल हैं, तो उनका एक रोल रहता है। मेरी आपसे विनम्रता पूर्वक ये निवेदन है कि चीज़ें तो बहुत सरलीकृत हैं, लेकिन समस्या क्या है कि कई जगह पर जो बीच में आदमी आता है वो चीज़ों को मिसप्लेस करता है। सौभाग्य से फिरोजाबाद में ऐसा तभी हो पाता है जब कोई आदमी खुद ही से ये चाहे कि मुझे भटकना है, क्योंकि यही काम है हमारे पास। राशन कार्ड है,
पेंशन है, आय प्रमाण पत्र है, हम कोई बड़ा काम रखते ही नहीं। ये इसकी लार्जेस्ट कवरेज है। राशन नहीं मिल रहा, बिजली का कनेक्शन है, बहुत बड़े बड़े काम जो है ना, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जितना आप नज़दीक देखेंगे तो सारी योजनाएं उनके लिए हो जाती हैं। तो आप पहले भी हमें बताते रहे हैं, अभी भी आप हमें बताएं, और कुछ करना ही नहीं है, बस सीधे सीधे हमारे कार्यालय तक पहुंचना है, बाकी चैनलाइज होगा। शासन ने बहुत कोशिश करी है। ये जो हम लोग सुनते हैं ऑनलाइन है, जो जन सुविधा केंद्र से, अब ये चूंकि टीवी पे बोल रहा हूँ तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, पर मैं साहस से बोल रहा हूँ, करा क्या जाए। हमारे बीच के ही लोग गड़बड़ करते हैं। हमारे माने ये नहीं है कि किसी दल के या किसी सोच के, जो सिस्टम में बैठ जाता है वो थोड़ा सा 19-20 कर देता है। तो सीएससी वालों को जो काम 20-30 रुपए में करना होता है, वो काम भी वो कभी कभी 100 रुपये में करने के लिए या 200 रुपये के लिए। तो इसके लिए बस हम हर क्षेत्र में अपने जैसे लोगों की टीम खड़ी करें, तो आप यकीन माने कि शासन ने इतना सरल कर दिया है कामों को। सिटीजन चार्टर लगा दिया है कि कोई भी आवेदन अगर ऑनलाइन होगा तो उसको उन्हें 30 दिन में 40 दिन में उसे पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो उसका कारण देना पड़ेगा। हम लोग बस इतना करें कि लाभार्थियों के बीच में ये बड़ा सुस्पष्ट और बड़ा दृढ़ता से संदेश जाए कि आप ठीक मीडियम से चलें, किसी बीच के आदमी को एंटरटेन नहीं करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ ये अपने फिरोजाबाद के लिए तो गारंटी लेना चाहता हूँ कि बिल्कुल ट्रेंड बच्चे काम करते हैं, और बहुत सारे हमारे पार्षद हैं, हमारी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, अन्य समाज सेवी भी हैं। बस वो लोगों के कवरेज में लोग आए, कहीं इधर उधर अगर फंस गए तो वो कितना भी कोशिश कर लें तो उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़े। कैंप लगाते हैं हम, जा जाके मोहल्लों में कैंप लगाते हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा माननीय विधायक जी। जहाँ एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम दो और हमारे दो, लेकिन जहाँ आयुष्मान कार्ड बन रहे होते हैं, मैं कभी कभी वहाँ तक गया हूँ, तो वहाँ बोला जाता है कि आपके अगर परिवार के 6 सदस्य हैं तो ये बनेगा। वो कैंप सिर्फ वहीं पर निर्धारित रहता है कि ये 6 सदस्यों का बनेगा, कहीं निर्धारित रहता है कि 4 सदस्यों का बनेगा। और क्योंकि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं या वो सुविधाएं जनता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी उद्देश्य से लोग वहाँ इकट्ठे भी हो रहे हैं। 2000-4000 क्षेत्र के लोग कई मोहल्लों के इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनको बेरंग वहाँ से वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक आदेश होता है कि भाई जिनके कैंडिडेट 6 हैं केवल उन्हीं का बनेगा। इसमें अगर थोड़ा सा संशोधन हो जाए तो बहुत कृपा रहेगी। तो इसको ऐसे भी देखते हैं कि हम दो और हमारे दो, तो 6 वालों को क्यों सुविधा है। और अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखें, हम दो हमारे दो और 2 हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हैं, तो ये तो नज़रिया है। लेकिन वैसे मैं आपको टेक्निकली बताऊं, शासन ने ये केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करी कि आयुष्मान कार्ड में एक सेगमेंट उन्होंने और क्रिएट किया। तो इसमें 6 वाले सेगमेंट को लेने से करीब करीब 2.5-3 करोड़ लाभार्थी बढ़ रहे। तो क्या ना, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी सीढ़ी ऐसे करके चलते हैं। आप याद रखिएगा, ये 6 वाले जैसे ही पूरे कवर होंगे, उसके बाद फिर 4-3-2 वाले भी आएंगे। मैंने जब कैंप लगाए तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि साहब हम दो, हमारे 2 वाला फार्मूला यहाँ नहीं लग पा रहा। मैंने कहा भैया, किसी के घर में बूढ़े माता पिता होते हैं तो परिवार 5-6-7 लोगों का होता है, लेकिन है उद्देश्य सरकार का ये कि पहली बार में 6 के लोग जो आएंगे उससे बहुत बड़ी कवरेज हो जाएगी। तो आप निश्चित जाने कि जो लोग अभी रह रहे हैं उनको भी 100% माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय AK शर्मा जी जो हमारे, माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सभी लोगों को जो पात्र हैं, जो इनकम सेगमेंट से ऊपर के छोड़कर सबको, ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में संकल्पित है सरकार कि सभी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए।